आज की कहानी बड़ी ही मजेदार और सस्पेंस से भरी लव स्टोरी होने वाली है, जहां एक भूत की शादी एक लड़के से हो जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। और उसके बाद क्या क्या हुआ, जानने के लिए कहानी आखिर तक सुने। तो मूवी स्ट्राइप के आज के पिटारे से है 2022 की चाइनीज मूवी मैरी माई डेड बॉडी, डायरेक्टर वेई हाउ चेंग, IMDb 7। अगर मेरी सुनाई कहानियां भी आपके दिल तक पहुंचती है तो मूवी स्ट्राइप को ढेर सारा प्यार दे और वीडियो को पक्के से लाइक शेयर कमेंट करें। तो शुरू होती है। सुनसान रात है। अंधेरे कमरे में एक लाश के अंतिम क्रिया के लिए उसे एक महिला तैयार कर रही है। वो उसके नाखून और बाल काटकर एक लाल रंग के लिफाफे में रखती है। तभी अचानक बिजली चमकी। वो घबरा उठी। बाहर कुत्ते रोने लगे। डरते हुए वो महिला दरवाजे पर खड़ी हो गई। अब इसके बाद जिम में मिंग नाम के एक लड़के को जिम करते हुए दिखाया गया, जो अपने बगल वाले लड़के को गंदे इशारे करता है। जिसके बाद उसी लड़के ने उसे वॉशरूम चलने का इशारा किया। मिंग भी उसके पीछे पीछे गया और फिर अचानक से उसने अपना पुलिस ID कार्ड दिखाकर उसे अपना बैग का सामान दिखाने को कहा। उस लड़के ने जब अपना ID कार्ड दिखाया तो वहाँ सफेद रंग जैसा कुछ लगा हुआ था। उसने फौरन उसे दबोच लिया और दूसरे ऑफिसर से उसका बैग सर्च करने को कहा, जिसके अंदर से उन्हें ड्रग्स बरामद हुए। असल में मिंग एक पुलिस ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। ऐसे ड्रग्स के मामले सारे वही संभालता है। अगले दिन मिंग पुलिस स्टेशन में खाना खाते हुए दीवार पर लगी सीनियर लेडी ऑफिसर लिन की तस्वीर को निहार रहा है। वो मन ही मन लिन को पसंद करता है, पर लिन उसे भाव नहीं देती। इतने में अब वहाँ लिन भी आ गई। मिंग को उसके साथ फ्लर्ट करता देख उसने गुस्से में मिंग का कान कसकर घुमा दिया। इतने में वहाँ अब कैप्टन चांग ने आकर उन्हें सूचना दी कि उस ड्रग डीलर को लोकेट कर लिया गया है। ये सुनते ही लिन और मिंग दोनों उसे पकड़ने के लिए निकल गए। तेजी से भागते ड्रग डीलर की गाड़ी का पीछा मिंग कर रही है और यहाँ डीलर सबूत मिटाने के लिए गाड़ी से सारे ड्रग्स पैकेट बाहर फेंकने लगा। मिंग उसे पकड़ने के लिए शॉर्टकट लेता है, लेकिन आगे उसकी गाड़ी दो गाड़ियों के बीच में फंस जाती है और ड्रग डीलर को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। अगले पल उसी बदमाश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लिन दौड़कर उसका पूरा पीछा करती है और आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। यहाँ तब तक मिंग उस बदमाश के फेंके सारे सबूत जमीन से इकट्ठे कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ वही लाल रंग का लिफाफा मिला जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अंदर देखा तो उसमें बाल, नाखून, कुछ मंत्र लिखे पुड़िया और एक तस्वीर थी। मिंग ने डर के मारे उसे वापस डाल दिया। पास में न्यूज़पेपर पढ़ रही एक बूढ़ी महिला अचानक बोल पड़ी। आसपास और भी महिला इकट्ठे हो गए और सभी खुश हंसते हुए कह रहे हैं, दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी, लड़का तो बहुत हैंडसम है। मिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसने लिफाफे के अंदर देखा तो उसमें जो तस्वीर थी वो एक लड़के की होती है। दरअसल उनके यहाँ परंपरा में जो भी बिना शादी के मारा जाता है उन मरे लोगों की शादी करवाने का रिवाज है, और जो भी पहला वो लिफाफा उठाएगा उसी के साथ उस मरे की शादी होगी। मिंग गुस्से में बोला, आप लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? अब मैं एक भूत से शादी करूंगा? मैं पुलिस वाला हूँ और यहाँ सबूत इकट्ठे करने आया हूँ। लेकिन वो सभी उसे कहती है, तुम्हें शादी करनी ही होगी। मिंग ने गुस्से में वो लिफाफा फेंक दिया, पर वो उसके ही कपड़े में जा चिपका। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें श्राप लगेगा, वो भी किसी मरे का। इसे छोटी मोटी बात मत समझो, ना इसे नजरअंदाज करो। वो सभी गुस्से में कहने लगे। मिंग वहाँ से अब अपने ऑफिस आ पहुँचा और देखा कि वही लाल लिफाफा उसके डेस्क में पड़ा है। मिंग के डर के मारे होश ही उड़ गए और वहाँ किसी को नहीं पता कि वो लिफाफा कौन रख कर गया है। मिंग ने उसे उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि उसके अंदर तो पैसे थे जो कैप्टन ने किसी काम के लिए उसके डेस्क पर रखा था। ये सुनकर तो वो दोबारा डस्टबिन के पास गया, लेकिन तब तक सारा कचरा कचरे वाली गाड़ी में जा चुका था। मिंग के उस गाड़ी का पीछा करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। ऊपर से नीचे बैंडेज में बंधा मिंग को देख उसके कलीग भी हैरान रह गए। अब सीधा चीफ का उसे बुलावा आया। जिम में जिस लड़के को उसने पकड़ा था वो कोई बड़े बाप का बेटा निकला। ऊपर से पैसों का लिफाफा भी उसने फेंक दिया। इन सब की वजह से उसे दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। मिंग को समझ नहीं आ रहा ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने नए ट्रांसफर वाली जगह पर तो आया जो कि काफी सुनसान और ना ही ज्यादा लोगों का आना जाना है। अब वहाँ वो लगातार एक ही जगह पर बैठे एक महिला को देखता है जो ना कहीं जा रही है ना कुछ बोल रही है। उसने एक और पुलिस ऑफिसर से उस महिला के बारे में पूछा, पर उसे तो वहाँ कोई बैठा नहीं दिखा। और जब मिंग ने दोबारा देखा तो वहाँ कोई नहीं है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। भूत पिशाच में जो विश्वास नहीं करता उसे सच में भूत दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है उसके साथ? अब वो महिला उसके पास आकर बोली, बस तुम ही मुझे देख पाए हो, तुम्हारे पीछे भूत पड़ा है। उसे थर थर कांपता देख बाकी कलीग्स उसे देख हंसने लगते हैं।
अब रात में भी गोली चेक करते वक्त उसके पैर के पास से छूकर गोली बाहर निकल गई। एक के बाद एक हादसा होता देख मिंग को उन महिलाओं की कई बातें याद आने लगी कि उसके साथ उस मरे लड़के माओ की किस्मत जुड़ गई है और अगर उसने माओ से शादी नहीं की तो सारी जिंदगी उसे ऐसे ही सब भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब अगले दिन मिंग भूत माओ के साथ शादी करने को राजी हो गया। माओ की दादी अपने मरे पोते की शादी देख बहुत ही भावुक हो उठी और मिंग को ये शादी करने के लिए शुक्रिया भी कहती है। शादी के बीच में माओ के बाबा आकर गुस्से में इस शादी को रोकने को कहते हैं, पर दादी उसे कमरे से बाहर कर देती है। यहाँ मिंग बस जैसे जैसे उसे कहा जा रहा है वैसा वो करता जाता है। अब शादी के बाद सभी मिलकर उसे माओ के फ्लैट में छोड़ने आते हैं। जाते जाते पंडित ने मिंग को 3 दिन फ्लैट में रुकने के साथ साथ शादी की पहली रात माओ की पसंदीदा कपड़े को पकड़कर सोने को भी कहा। अब सबके जाने के बाद मिंग इन सब से बहुत चढ़ा हुआ था और गुस्से में वो नहाने चला गया। नहाते वक्त साबुन उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। साबुन वापस लेते वक्त वहाँ अचानक से माओ का भूत आकर बोला, हाय हबी। ये देख मिंग इतना घबरा गया कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मिंग उसे खुद से दूर भगाते हुए बार बार गे कहकर बुलाने लगा, जिससे माओ गुस्सा होकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था? उल्टा मैं तो ये शादी तोड़ना चाहता था, मगर पंडित उसे ही इशारा समझकर हमारी शादी करवा दी। पर मैं तुम्हें अभी भी एक मौका देता हूँ, बोलो मैं गे हूँ या तुम्हारा हस्बैंड। मिंग गे बोलकर वहाँ से भागने ही लगा था कि दरवाजे से धक्का लगकर वो वही बेहोश हो गया। वापस होश आने पर माओ फिर से वही सवाल करता है और मिंग ने वही जवाब दिया। इसके बाद अगले ही पल माओ भयानक रूप में आकर मिंग को पोजेस कर लेता है। अब पोजेस्ड मिंग बाहर भरी सड़क में पागलों की तरह दौड़ रहा है। पुलिस भी उसे देखकर उसका पीछा करने लगी। इतने में माओ के अब उसकी बॉडी से निकलते ही मिंग को होश आया। खुद को तो ऐसी हालत में देखकर वो शर्म से पानी पानी वहाँ से भागा और भागते भागते सीधा उसी पंडित के यहाँ आ पहुँचा जिन्होंने उनकी शादी करवाई थी। मिंग उनके गले लगकर रोते हुए कहता है, माओ ने मेरे शरीर को पोजेस किया था। शादी हुई है तो अब तलाक होने का भी तो कोई रास्ता होगा। मुझे उससे अलग होना है बस। अब पंडित ने सारे कुंडली वगैरह सब कुछ देखकर कहा, माफ करना, उसके साथ तुम्हारी किस्मत किसी तरह जुड़ी हुई है और पिछले जन्म में तुम उसके पालतू कुत्ते भी थे, इसीलिए तुम दोनों का तलाक होना मुमकिन नहीं। माओ अभी भी बेचैन आत्मा बनकर घूम रहा है। इसका मतलब उसकी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है। उसकी कोई आखिरी इच्छा रह गई है। अगर तुम उसकी आखिरी इच्छाओं को पूरा कर दोगे तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम भी आजाद हो जाओगे। अब मिंग वापस घर आकर माओ की तस्वीर को अगरबत्ती दिखाते हुए उससे कल के लिए माफी मांगी। इतने में माओ भी वहाँ आकर बोला, तो अब तुम मुझे क्या कहोगे, गे या हस्बैंड, बोलो। इस बार मिंग उसे हस्बैंड कहता है। फिर मिंग के उसके आखिरी इच्छाओं के बारे में पूछने पर सबसे पहले उसने $3000 पोलर बियर को बचाने के लिए डोनेट करने को कहा, क्योंकि उसे जानवरों से प्यार है। फिर दूसरी इच्छा, उसे एक पपी चाहिए जिसका नाम उसने दिया जूनियर माओ। और फिर उसने मिंग को भी उसका पेट बनकर उसके साथ खेलने को कहता है, क्योंकि पिछले जन्म में वो उसका पेट था। ऐसा क्यूट और फनी भूत तो आप सबने भी कभी न देखा होगा। मिंग को उसकी हर कही बात पर राजी होना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी वो उसकी इच्छाओं को पूरा करेगा उतनी ही जल्दी उसका पुनर्जन्म हो सकेगा और मिंग उससे आजाद। अब तीसरी इच्छा के मुताबिक मिंग माओ के दादी से मिलने पहुंचा। माओ को अपनी दादी से मिलना है, उनके मनपसंद खाने की चीजें देनी है, जिसे खाकर दादी ने कहा, माओ भी मेरे लिए ऐसे ही लाया करता था, तुम्हें कैसे पता चला? अपने पोते को याद करते हुए दादी खा रही है। वही पास में बैठा माओ दादी को देख भावुक हो उठा। अब इसके बाद उसने मिंग को उसके फोन से उसका और उसके बॉयफ्रेंड चेन के साथ की तस्वीरें और वीडियो डिलीट करने को कहता है। चारों तरफ फोन ढूंढने के बाद आखिर में पता चला कि वो तो माओ के बाबा के पास है। माओ बोला, जैसे भी हो फोन उनसे वापस लो और सब डिलीट करो। बेचारा मिंग करे भी तो क्या। अब रात के खाना खाते वक्त माओ के बाबा ने मिंग से उसके एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते अपने बेटे के एक्सीडेंट केस के बारे में खोजबीन करने की रिक्वेस्ट की, जो सीसीटीवी फुटेज के ना होने के कारण केस क्लोज कर दिया गया था। मिंग ने फौरन कहा, जरूर कोई तो क्लू होगा, क्या आप मुझे माओ का फोन दे सकते हैं? तो फिर मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। मिंग को तो मौका चाहिए था, जो कि उसे मिल गया। उसने सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट करके फोन वापस कर दी। अब हम पढ़ते हैं चौथी इच्छा की तरफ, जहाँ दोनों माओ के बॉयफ्रेंड चेन से मिलने जा रहे हैं। माओ को लगा कि शायद चेन उसकी मौत की खबर से बहुत टूटा हुआ होगा। तुम चेन से कहना
कि मेरे लिए दुखी ना हो और मुझे भुलाकर किसी और के साथ खुशी खुशी से वो अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे तो देखा कि चेन का तो ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो खुश नजर आ रहा है। ये देखकर माओ को बहुत चोट पहुंची और वो वहाँ से गायब हो गया। वापस आते वक्त रास्ते में उन्हें माओ के बाबा मिल गए, जो मिंग को माओ के केस से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स देते हुए केस को फिर से छानबीन करने को कहकर वहाँ से चले गए। अब कहानी अतीत में चली गई। उस दिन एक्सीडेंट की रात माओ बहुत दुखी था। उसके और बाबा के बीच झगड़ा हुआ था और उसने बहुत पी रखी थी। बार बार बॉयफ्रेंड चेन को वो फोन करता रहा, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। ऐसे वक्त में चेन भी उसके साथ नहीं। वो बहुत रोता है और रोते रोते ही इंस्टा पे एक सैड स्टोरी बनाते हुए रास्ता पार करते वक्त अचानक एक गाड़ी उसे धक्का मारकर चली गई। मिंग उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद उसके फोन पर स्टोरी चेक करने गया, मगर वीडियो में ड्राइवर के पैर के अलावा और कुछ कैप्चर नहीं हुआ। बाकी जानकारी के लिए केस फाइल को पढ़ते वक्त माओ ने कहा, अगर तुम मेरे खूनी को पकड़ लोगे तो ही मैं पुनर्जन्म ले सकूंगा। इसके बाद दोनों उसी लोकेशन में पहुंचकर ऐसा कोई कैमरा ढूंढते हैं जिसमें उस दिन की फुटेज रिकॉर्ड हुई हो, और बड़ी मुश्किलों से उन्हें हादसे के वक्त खड़ी एक गाड़ी के डैश कैम का फुटेज मिल गया, जहां उन्हें ये तो नहीं पता चला कि खूनी कौन है, लेकिन 2 गवाह जरूर दिखे जिनके सामने ये एक्सीडेंट हुआ था। मिंग ने एक को पहचान लिया, जो और कोई नहीं वही पहले सीन में दिखाया ड्रग डीलर होता है, पर खोजबीन पर पता चला कि वो मर चुका है। मिंग इस खबर से हैरान रह गया। इसके बाद दोनों दूसरे आदमी हसाओ को खोजते हुए एक गे बार में पहुंचे, जहां बाकी गे लड़के बेचारे मिंग को घूर घूर कर देख रहे हैं, जिससे वो भी अनकंफर्टेबल फील करता है। अब माओ मिंग को हसाओ के सामने कैसे अप्रोच करना है, उसे किस तरह से अट्रैक्ट करना है, इसकी ट्रेनिंग देता है। उन्हें लगा शायद कि वो गे होगा, लेकिन जब मिंग उससे बात करने गया तो वो उल्टा मिंग को गे समझकर गुस्से में उसे धक्का देकर वहाँ से चला गया। इसके बाद मिंग उसका पीछा करते करते एक जगह पहुंचा, जहां उसे ऑफिसर लिन दिखाई दी, जो खुद भी उसका पीछा कर रही है। हसाओ दरअसल ड्रग माफिया का दाहिना हाथ है। मिंग ने भी बताया कि वो अपने दोस्त के हिट एंड रन केस में मदद करने के लिए उस आदमी का पीछा कर रहा था। फिर उसने वो फुटेज भी दिखाई, जिसे देखकर लिन भी दंग हो गई। अब लिन और मिंग दोनों मिलकर साथ उसका पीछा करते हैं। लिन छुपकर उस आदमी और उनके अड्डे की तस्वीरें ले रही होती है कि इतने में एक गुंडे को उन पर शक हुआ। वो जैसे ही उनके गाड़ी के पास आया, लिन ने किसी तरह से नाटक करके उन्हें बचा लिया। अब दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच चीफ को सारे सबूत दिखाए, जिससे वो भी उनके टीम वर्क की प्रशंसा करते हैं, और अगर वो उन्हें पकड़ पाए तो मिंग का दोबारा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। मिंग बेहद खुश है। पूरे पुलिस फोर्स के साथ वो गुंडे के अड्डे पर रेड मारने पहुंचे, लेकिन वहाँ पहुंचकर तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। कैप्टन चांग मिंग के ऊपर गुस्सा हो गया। फिर से एक बार अपनी नाकामयाबी पे गुस्से में मिंग एक गाड़ी पे लात मारने ही जा रहा था कि तभी अंदर से माओ बैठा हुआ दिखाई दिया, जो कि हसाओ की गाड़ी होती है और एक्सीडेंट के वक्त वहाँ मौजूद थी। आखिरकार गाड़ी के डैश कैम से उन्हें उस रात का पक्का सबूत मिल गया, जिसमें ड्रग माफिया बॉस युआन को देखा गया। इसका मतलब हिट एंड रन केस में युआन और ड्रग केस दोनों कनेक्टेड है। इसका पता चलते ही मिंग तुरंत पुलिस स्टेशन दौड़ा ताकि लिन को वो वीडियो दिखा सके और फिर लिन उस ड्रग माफिया को हिट एंड रन केस में पकड़ सके। माओ ने मिंग को टोका, तुम खुद ये सबूत क्यों नहीं जाकर दिखाते? लिन को इम्प्रेस करना चाहते हो ना? जवाब में मिंग बोला, मैं जितना जल्दी हो सके बस युआन को पकड़ना चाहता हूँ ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। इतने में कैप्टन कुछ ऑफिसर के साथ मिंग को लेकर युआन को अरेस्ट करने उसके घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में कैप्टन ने मिंग से पूछा, तुमने क्या सच में कोई खबरी लगाया है युआन को पकड़ने के लिए? मिंग और क्या ही कहता, उसने भी हाँ कह दिया। पुलिस चारों ओर से युआन के घर को घेर लेती है। पूरा घर छान मारा, लेकिन युआन कहीं नहीं मिला, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही वो भाग चुका था। दो बार इस तरह ऑपरेशन के फेल होने पर अब कैप्टन को मिंग के डबल एजेंट होने पर शक होने लगा, जो पुलिस के प्लान के बारे में गुंडे को खबर दे रहा है। अब गुस्से में मिंग वापस घर आकर उसके और माओ के बीच बाताबाती हो गई, और फिर गुस्से में ही वो माओ के बॉयफ्रेंड चेन के घर जा पहुंचा और बोला, माओ तुमसे कुछ कहना चाहता है। चेन उसे अजीब तरह से देखता है और उसकी बातों पर कान न देकर गेट बंद करने ही जाता है। तभी मिंग बोल पड़ा, माओ की मौत पर क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, या तुम अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ ही बिजी थे? अब चेन ने उसे सच बताया कि वो कभी भी माओ से शादी ही नहीं करना चाहता था। उसने माओ को इस बारे में कई बार हिंट भी दी थी, लेकिन वो नहीं माना। वही पास में खड़ा बेचारा माओ के मन को बहुत ही चोट पहुंचती है। वो बहुत रोने लगा। माओ को रोता देख मिंग ने गुस्से में एक जोर का मुक्का चेन को मारा। क्या अभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहना है माओ? और अब माओ सामने आकर बोला, उससे पूछो आखिर मेरा दोष क्या था? क्या मैं उसके साथ अच्छा नहीं था?
मिंग के ये सवाल पूछने पर चेन उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। इस बात से गुस्से में मिंग ने दोबारा उसे मुक्का मारा। गुस्से में तिलमिलाता चेन बोला, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? कभी तुम मार रहे हो, कभी माओ के पापा। तुम सब क्या पागल हो गए हो? माओ ये सब और ना देख सका और वहाँ से कहीं दूर चला गया। मिंग उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंचा और उसे उदास बैठा देख उसे हंसाने की कोशिश करता है। माओ उसे उसके पास उसका साथ देने के लिए शुक्रिया कहता है। अब इसके बाद मिंग ने पूछा, तुम उस बेवकूफ से शादी क्यों करना चाहते थे? जवाब में माओ बोला, मैं ऐसे किसी का साथ चाहता था जिसकी मैं केयर कर सकूं, जिसके साथ मैं अपनी उम्र गुजार सकूं, जिसके साथ मैं बूढ़ा होना चाहता था और जब कोई मारा जाएगा तो दूसरा उसके पास रहे, ऐसा कोई जिसमें मैं पूरा भरोसा कर सकता। और यही मेरी अंतिम इच्छा थी जो शायद अधूरी ही रह जाएगी। मिंग बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। ये सुन माओ खुश हो गया और मिंग को गुड बाय कहकर आसमान में खो गया, मानो उसे मुक्ति मिल गई हो। माओ के जाने के बाद मिंग उसे मिस कर रहा है। इधर रात में कैप्टन चांग को किसी का फोन आया। उनकी बातों से लग रहा है कि वही पुलिस की बातें माफिया युआन तक पहुंचाया करता है। इधर एक बार फिर से मिंग को वही भूतिया एहसास होने लगता है और बिल्कुल ठीक, क्योंकि माओ एक बार फिर आ चुका है उसे ये बताने कि कैप्टन चांग युआन को मकाओ भगाने में मदद कर रहा है। मिंग फौरन उसके अड्डे पर जाने के लिए निकल पड़ा। अब मिंग के सामने सारी बात साफ हो गई। क्यों कैप्टन इन फेल्ड ऑपरेशन का ब्लेम मिंग पर डाला करता और खुद खबरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। इधर माओ के बारे में भी पता चला कि उसने भी अपने जाने की बात झूठ दिखाई थी, क्योंकि वो मिंग की जिंदगी और नहीं खराब करना चाहता था। युआन के डेरे पहुंचकर मिंग ने देखा कि वहां पहले से ही गुंडे और पुलिस के बीच लड़ाई चल रही है। लड़ाई के बीच युआन सबको चकमा देकर वहां से भागा। कैप्टन चांग भी उसके पीछे भागा और मिंग ने उन दोनों को देख लिया। इसके बाद वो भी उनका पीछा करता है। मौका मिलते ही उसने कैप्टन के सर पर बंदूक रखकर कहा, मैं जान गया हूँ कि आप ही युआन की मदद कर रहे हो। आपको युआन से बात करते हुए मेरे खबरी ने देख लिया था। पर कैप्टन चांग बोला, ये बात तो दरअसल मुझे लिन ने बताई थी। अब मिंग गुस्से में माओ को देखता है उसे गलत खबर देने के लिए। तभी वहाँ ड्रग माफिया युआन उनकी तरफ बंदूक लेकर आगे बढ़ा। मिंग और कैप्टन दोनों ने उसकी तरफ बंदूक निशाना किया, पर अचानक कहीं से लिन वहां आकर उल्टा कैप्टन और मिंग की तरफ बंदूक दागकर खड़ी हो गई और माफिया युआन को फौरन अपना सारा काम पूरा कर यहाँ से भागने को कहती है। अब जाकर सब कुछ साफ हो गया है कि वो सारी खबरें कैप्टन नहीं बल्कि लिन लीक किया करती थी, वही असल में उन्हें गुमराह करती थी। ये जानकर तो मिंग का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। लिन अब दोनों को घायल कर उन्हें बांध देती है। इधर युआन मकाओ भागने की तैयारी में है। सारे पैसों को वो एक बैग में भर रहा है। उसने लिन को भी कुछ पैसे दिए उन दोनों का काम तमाम करने के लिए। लेकिन अचानक से युआन के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। मिंग और कैप्टन दोनों ही हैरान रह गए। दूसरी तरफ युआन के दोनों हाथों में छुरा भोंका हुआ था। दरअसल लिन वहाँ माफिया युआन को बचाने नहीं बल्कि उनके पैसे लेने आई थी। लिन की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जो युआन के यहाँ काम किया करती थी, और मारी भी उसी की वजह से ही गई थी। उसे अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए ही पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। उसके नजदीक आने के लिए ही वो उसकी जासूस बनी और उसका विश्वास जीतने का नाटक किया। अब जाकर उसका बदला पूरा हुआ। वो उसके ही पैसे लेकर वहाँ से भाग रही है। उसने हथकड़ी की चाबी मिंग से थोड़ी दूरी पर रखकर कहा, मेरा बदला पूरा हुआ, और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही युआन और उसके गुंडे भी वहाँ पहुँच गए। मिंग और कैप्टन पूरी जोर लगाकर भी चाबी तक नहीं पहुँच पाते, पर इतने में युआन उन दोनों के पास पहुँच गया। मिंग फौरन माओ को किसी के शरीर को पॉजेस करने को कहता है, तो उसने भी युआन के शरीर को ही पॉजेस्ट कर लिया और मिंग और कैप्टन दोनों को बचा लिया। तब तक पुलिस के आदमी भी वहाँ पहुँच गए। भोले भाले माओ अपने हाथों में बंदूक देखकर घबराहट में युआन के एक आदमी को मार डालता है। ये देख डर के मारे वो युआन के बॉडी से बाहर निकल गया। इतने में पुलिस की गोली युआन को जा लगी। इसी के साथ पुलिस और गुंडे के बीच मारपीट शुरू हो गई। माओ को गुंडे के बॉडी को पॉजेस कर मदद करता देख मिंग उसे रुकने को कहता है, क्योंकि वो जितनी बार बॉडी पॉजेस करेगा धीरे धीरे गायब होता जाएगा। सभी गुंडे को ठिकाने लगाते लगाते मिंग काफी थक चुका है। इतने में पीछे से निशाना साधे युआन खड़ा हो गया। माओ उसे हटने को कहता है, पर मिंग को सुनाई नहीं दिया और गोली सीधा उसे जा लगी। लेकिन मौका देखकर कैप्टन ने भी युआन पर गोली कर उसे मार गिराया। अब यहाँ एम्बुलेंस में मिंग को अस्पताल ले जाया जा रहा है। उसकी हालत नाजुक है और यहाँ एम्बुलेंस रास्ते में भरी जाम में फंस जाती है।
मिंग को ऐसे देख माओ बहुत रोने लगा और बोला, मैं मर चुका हूँ, पर मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझे ज्वाइन करो। मैंने सुना है कि मरे हुए लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन मैं तो तुम्हें पहले से ही पहचानता हूँ। मिंग को ऐसे बातें करता देख कैप्टन ने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? मिंग बोला, अपने हस्बैंड से। इतना कहकर ही वो बेहोश हो गया। मैं मिंग को मरने नहीं दे सकता। रोते हुए माओ वहाँ जाम में फंसी जितनी भी गाड़ियाँ थी उन सभी को पोजेस कर गाड़ी को हटाकर एम्बुलेंस के जाने का रास्ता बनाता है। अगली सुबह मिंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और होश आते ही वो माओ को ढूंढने लगा, उसे आवाज देता है। थोड़ी देर बाद उसे माओ हवा में धीरे धीरे मिलता हुआ नजर आया। तभी माओ के बाबा भी अस्पताल मिंग से मिलने आए। माओ के खूनी का पता लगाकर उसे न्याय दिलाने के लिए वो मिंग को धन्यवाद कहते हैं। मिंग ने कहा, आप माओ के मरने से पहले उस पर गुस्सा हुए थे और उसके अस्पताल पहुंचने पर आप उसे देखने भी नहीं जा पाए। अगर अभी आपको माओ से कुछ कहना है तो आप कह दे, वो इस वक्त आपको सुन रहा है। मैं माओ से माफी मांगना चाहता हूँ, उसके बाबा बोले। असल में मेरी वजह से ही माओ मारा गया है। कहानी अतीत में चली गई, जहाँ माओ की दादी गुस्सा कर रही है माओ के गे होने की बात उसके बाबा के ना मानने पर। वो फिर भी माओ के बाबा को बहुत समझाती है, जिसके बाद माओ के बाबा कुछ खाना लेकर माओ के बॉयफ्रेंड चेन के अपार्टमेंट पे जाते हैं, लेकिन वहाँ वो चेन को किसी और के साथ क्लोज होते हुए देख लेते हैं और इसी वजह से ही वो माओ को चेन से शादी करने की बात पर राजी नहीं हुए थे। माओ सारी बातें सुनकर खूब रोता है क्योंकि उसने अपने बाबा को गलत समझा था। आगे बाबा ने कहा, माओ की मौत के बाद मैं पागल हो गया था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ माओ के खूनी को पकड़ने के लिए। आज अगर माओ जिंदा होता तो तुम्हारी तरह ही उसे भी उसकी जिंदगी में कोई मिलता, वो खुश होता, सुखी रहता और मैं खुद खड़ा होकर उनकी शादी करवाता। माओ बहुत ही भावुक हो चुका है। उसने रोते रोते मिंग से कहा, बाबा से कहना कि मुझे माफ कर दे और अपना ख्याल रखे। अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं फिर से उन्हीं का बेटा बनकर जन्म लेना चाहता हूँ। माओ के बाबा ये सब सुनकर रोते रोते मिंग को गले लगा लेते हैं। आखिर में माओ की भी वो सारी इच्छा पूरी हो चुकी है। उसकी भी आत्मा को अब मुक्ति मिल गई और धीरे धीरे मिंग की आंखों से वो ओझल होने लगा। मिंग की आंखों में बस नमी रह गई। वो खुश भी है और दुखी भी। उसने मिंग की याद में एक जगह बनाई जहां उससे जुड़ी सारी चीजें रखी है। वो माओ के परिवार का भी ख्याल रखता, उनसे बात किया करता एक बेटे की तरह। माओ का डॉगी भी उसके साथ है और माओ की हंसती हुई तस्वीर है जो मानो उससे कह रही है, मैं खुश हूँ। इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी भी यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद दोस्तों। अब अगली कहानी में आपसे मिलती हूँ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।